दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 12 के बारे में। चैप्टर 12 क्या बात करता है आपका कि मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध। और इसमें बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं। कहाँ से? धारा 227 से स्टार्ट होता है और धारा 269 पे ये खत्म होता है, यानी 269 पे ये समाप्त हो जाता है चैप्टर 14। अब यहाँ पे ये किसके बारे में ये बात करता है? आपका मिथ्या साक्ष्य और साथ ही साथ लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। यानी कि अब जैसे देखिए, अगर कोई भी न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक कार्रवाई होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वहाँ पे एविडेंसेस का आना। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है एविडेंस, यानी कि साक्ष्य। अब जब साक्ष्य आप पेश करते हैं किसी भी ट्रायल के तहत, जब पेश होता है किसी न्यायिक कार्रवाई में, जब साक्ष्य पेश करते हैं तो वो क्या होता है कि अगर जितना अच्छा साक्ष्य होगा उतना ही अच्छा क्या होता है, आपका रिजल्ट निकलता है, उतने ही जल्दी आपको न्याय मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या होता है कि अगर आप मिथ्या साक्ष्य पेश किए तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो सामने वाले यानी कि जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष को क्या, उसके साथ क्या होगा? अन्याय हो जाएगा और आप हो सकता है मामले में आपकी जीत हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हो, जैसे आप मिथ्या साक्ष्य पेश करते हो तो क्या करते हो? न्यायिक कार्रवाई को दूषित करते हो, तो प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाता उसके कारण से। और हो सकता है कि अगर न्याय होता भी है तो डिले हो जाता है, बहुत देरी होती है उसमें। तो इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया कि कहीं भी फॉल्स एविडेंस क्रिएट ना किया जाए, फैब्रिकेट ना किया जाए। तो उसके अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, इन सारे सेक्शन को यहाँ पे डील करेंगे। और साथ ही साथ जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो वही डील करेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं, जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ने नहीं वाले हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, मार्क करिएगा, और बेरेक्ट हो तो बेरेक्ट खोल के रखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चैप्टर 14, जैसा मैंने पहले बताया कि मिथ्या साक्ष्य के बारे में बात करता है चैप्टर 14, और साथ ही साथ जो पब्लिक जस्टिस है यानी लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, ये दो अपराधों के बारे में बात किया गया है पूरे चैप्टर में। अब यहाँ पे अगर उस चैप्टर के उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य क्या है कि साक्ष्य की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखना, ताकि कोई गलत एविडेंस पेश ना करे। अगर पेश करता है तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। ठीक है। जिससे आपके जो न्याय मिलता है, न्याय दूषित ना हो सके। ये हो गया आपका उद्देश्य, यानी साक्ष्य शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना। उसके बाद अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये देखिए कि सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन दो बताया गया है। पहला आता है मिथ्या साक्ष्य देना और दूसरा मिथ्या साक्ष्य गणना। अब ये मिथ्या साक्ष्य देना क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य गणना क्या होता है, आपको धारा 227 और धारा 228 में देखने को मिलेगा। जो पहले आपका इंडियन पिनल कोड में कहाँ पे था, सेक्शन 191 और 192 में बताया गया था डेफिनेशन मिथ्या साक्ष्य देने की, मिथ्या साक्ष्य गणने की। ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया है, धारा 227 से ये स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दंड की बात करते हैं। अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या फिर गढ़ता है तो उसके लिए कितनी कहाँ पे सजा बताइए, धारा 229 से धारा 231 तक के प्रोविजन के बारे में। उसके बाद आता है मिथ्या साक्ष्य के लिए अगर कोई धमकी देता है कि अगर आपको कोई धमकाता है कि जाके आप गलत साक्ष्य दो किसी न्यायिक कार्रवाई में, तो धारा 232 लग जाएगी उसके ऊपर। अगर कोई भी साक्ष्य का विलोपन करता है, साक्ष्य को नष्ट करता है, तो धारा 238 241। धारा 238 वही धारा है जो आपकी धारा 201 थी पहले इंडियन पिनल कोड में। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो एविडेंस के साथ अगर कोई टेम्पर करता है तो उसके लिए धारा 201 लगती थी, अब धारा 238 लगेगी। उसके बाद आता है अपराधियों को छिपाना या संश्रय देना, यानी कि कुछ अपराधी हैं, अब उनको क्या कर रहे हो, उनको आप छिपा रहे हो या फिर उनको संश्रय दे रहे हो, तो उसके लिए धारा 249, 53 और 54, ये तीन धाराएं बताई गई हैं। उसके बाद आता है न्यायालय का अपमान, यानी कि कंटेम्प्ट की बात करता है। अगर जो लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक हैं, उनका क्या करते हो, साशय अपमान करते हो, उनकी कार्य में बाधा डालते हो, विघ्न उत्पन्न करते हो, तो धारा 267 के में आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब पहली जो धारा आती है आपकी, वो क्या है, धारा 227। अब धारा 227 में अब जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ अंडरलाइन करते चलिएगा, कहाँ पे, बेरेक्ट में। अब मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना जो आपको 191 में था, अब 227 में आ गया है। जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, अब दो चीज़ें हैं, या तो शपथ पे दे रहा होगा या फिर उसको विधि के द्वारा अभिव्यक्त किया गया होगा कि आपको क्या करना है, आपको एविडेंस देना है, एविडेंस पेश करना है।
ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, पहली तो या तो शपथ पे होगा या फिर किसी अव्यक्त उपबंध के द्वारा होगा। किसके तो विधि के, किसी अव्यक्त उपबंध के द्वारा, विधि के अव्यक्त उपबंध के द्वारा, यानी एक्सप्रेसली वहाँ पे बताया गया होगा। अब यहाँ पे शपथ में और विधि द्वारा उपबंध जो किया गया है उसके अनुसार आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सत्य कथन करने के लिए आप वैध रूप से आबद्ध हो, आप बाउंड हो कि आपको क्या करना है, सत्य कथन करना है, यानी सही सही बताना है कि क्या हुआ था, उस अपराध से संबंधित क्या हुआ था, किसने अपराध किया है। अगर आपको पता है तो आपको क्या बताना है, सही सही बताना है। उसके बाद दूसरा आता है कि किसी विषय पर घोषणा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, यानी कि पहला तो आपको क्या बता दी कि या तो आपको सत्य कथन करने के लिए बोला गया होगा और आप वैध रूप से आबद्ध हैं। दूसरी चीज़ की आपको अगर किसी चीज़ की घोषणा करनी है, ठीक है ना, किसी चीज़ की घोषणा करने के लिए आप वैध रूप से आबद्ध हैं, तब ऐसा कोई कथन करना जो मिथ्या है या फिर मिथ्या होने का ज्ञान है, विश्वास है, जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है और मिथ्या कथन करता है, कहा जाता है। अब सिंपल सी भाषा इतना समझिए कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे शपथ पर या फिर विधि के अव्यक्त उपबंध के द्वारा क्या किया गया है कि आपको एविडेंस देना है, ठीक है। अब एविडेंस किस तरह देना है, या तो आपको सत्य कथन करना है जिसके लिए आपको बाउंड हो, दूसरी चीज़ की किसी विषय पर आपको घोषणा करनी है और उस घोषणा को करने के लिए वैध रूप से आप आबद्ध हो। फिर भी आप क्या करते हो कि ऐसा स्टेटमेंट देते हो, ऐसा स्टेटमेंट कैसा, ऐसा स्टेटमेंट देते हो जिसका पता है कि आपको ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो कथन कर रहा हूँ वो क्या है, गलत है। मिथ्या का मतलब क्या होता है, गलत है। या फिर आपको मिथ्या होने का ज्ञान है, यानी कि आपको पता है, आपको नॉलेज है उस चीज़ का कि ये मिथ्या है, ये गलत है, या फिर आपको विश्वास है या फिर सत्य होने का विश्वास ही नहीं है। यानी कि आप जैसा स्टेटमेंट दे रहे हो उस स्टेटमेंट के बारे में आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो, कि आपको विश्वास ही नहीं है कि सत्य है कि नहीं है, फिर भी आप क्या करते हो, ऐसा स्टेटमेंट दे देते हो, तो आप क्या करते हो, मिथ्या कथन करते हो, ये कहा जाता है। वही अब यहाँ पे एक दृष्टांत की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखिए, आपको एक एविडेंस देने के लिए कहाँ पे न्यायालय में बुलाया गया, न्यायालय में बुलाया गया कि आपको एक हस्ताक्षर है एक दस्तावेज पर, उस हस्ताक्षर को देख के बताना है कि ये किसका हस्ताक्षर है। आप न्यायालय में पहुंच गए, अब न्यायालय ने आपसे पूछा, बी नाम का बंदा था, न्यायालय ने पूछा कि ये दस्तावेज देखो, दस्तावेज देख के होता है कि हस्ताक्षर क्या ए के हैं। अब बी को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, हस्ताक्षर देख लिया, अब ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ए के ही है, अब उसको पता ही नॉलेज ही नहीं है, फिर भी इसने कह दी कि हाँ ए के ही हस्ताक्षर है। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, बी एक फॉल्स एविडेंस दे रहा है, मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, तो ये कहा जाएगा कि इसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। अब जब यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है ना, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ पे कहता है कि कोई कथन, अब वह मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है, या मौखिक या फिर अन्यथा किसी भी रूप में ये हो सकता है स्टेटमेंट। दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है कि कोई व्यक्ति यह कहने से है कि उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, यह कहने से कि वह उस बात को जानता है लेकिन वह नहीं जानता। यानी कि आप कहते हो, बी ने क्या बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हस्ताक्षर है ए के ही हैं, लेकिन बी को पता है कि उसको पता ही नहीं है, यानी उसको विश्वास ही नहीं कि हस्ताक्षर ए के हैं, फिर वो क्या कहता है ए के हस्ताक्षर हैं। दूसरी चीज़ कि ए को क्या है, उस बात की जानकारी ही नहीं कि जो हस्ताक्षर किसके हैं, फिर भी वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे जो ये कहता है ना मैं जानता हूँ, फिर ये क्या कहलाएगा, ये मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी है। इसको यहाँ पनिशमेंट मिलेगी, 191 की जो परिभाषा है उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट कहाँ पे मिलेगी, आपको 193 जो इंडियन पेनल कोड था वहाँ पे मिलनी थी, अब कहाँ पे मिलेगी, धारा 229 में, यानी 229 में मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए केस है, केस कौन सा है, बब्बन सिंह बनाम जगदीश सिंह, बब्बन सिंह बनाम जगदीश सिंह, ये केस लॉ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा गया था कि साक्षी द्वारा मिथ्या शपथ पत्र का प्रतिज्ञान करना, मिथ्या साक्ष्य देना है। यानी कि अगर कोई विटनेस है, साक्षी है, अब वो क्या कर रहा है, वो मिथ्या शपथ पत्र यानी झूठा शपथ पत्र पेश कर रहा है, वो शपथ ले रहा है ना, एक प्रकार से शपथ पत्र पेश कर रहा है लेकिन झूठा पेश कर रहा है, उसको पता है फिर भी वो झूठा पेश कर रहा है, तो क्या कहलाएगा कि इसने मिथ्या साक्ष्य दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे इसके आवश्यक तत्व की बात करते हैं तो इसका आवश्यक आंग्ल, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी आंग्ल विधि है इंग्लिश लॉ में इस जो परिभाषा बताई गई है आपकी मिथ्या साक्ष्य देना, इसको क्या बोला जाता है, वहाँ पर बोला जाता है शपथ भंग। क्या बोला जाता है, शपथ भंग बोला जाता है। इंग्लिश में परजुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परजुरी, PERJURY परजुरी, और हिंदी में बोले शपथ भंग। जो आपको मिथ्या साक्ष्य देना बताया गया है ना, उसको इंग्लिश लॉ में बात करें, आंग्ल विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, परजुरी या फिर शपथ भंग बोला जाता है। अब इसके आवश्यक तत्व की बात करते हैं। अगर मिथ्या साक्ष्य देना है तो इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला कहता है कि शपथ पर या अन्यथा सत्य कथन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। मैंने बताया था कि शपथ पर क्या होना चाहिए, वो सत्य कथन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि वो अगर मिथ्या कथन करता है। तीसरा कि कथन के मिथ्या होने का उसे क्या है, विश्वास है, यानी कि जो कथन कर रहा है उसको विश्वास है कि कैसा है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है, फिर भी वो क्या करता है, स्टेटमेंट देता है, तो ये क्या कहलाता है, मिथ्या साक्ष्य देना कहलाता है। इंग्लिश लॉ की बात करें तो परजुरी कहलाता है। आगे बात समझ में, ये है आपका 227। अब 228 की बात करते हैं तो 228 क्या कहता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अभी आपने देखा मिथ्या साक्ष्य देना, अब क्या बात करना है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर मिथ्या साक्ष्य देते हो तो कब अपराध नहीं माना जाता, यानी मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कब अपराध नहीं है, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है। पहली कंडीशन क्या है कि किसी ऐसे परिस्थिति को, ऐसे सर्कमस्टांसेस को कि अस्तित्व में लाता है, एग्जिस्टेंस में लाता है, या फिर किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है। अब हो सकता है वो शॉपकीपर हो, यानी दुकानदार हो, और उसके पास जो लेखा वही रखी जाती है उसमें कुछ ऐसा मिथ्या गलत लिख देता है, गलत प्रविष्टि कर देता है, या फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करता है, कुछ गलत लिख देता है, ऐसी प्रविष्टि कर देता है, एंट्री कर देता है, या फिर मिथ्या कथन अंतर्विष्टि रखने वाली कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, यानी कि कोई ऐसा पुस्तक है, ऐसा दस्तावेज है, या फिर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जिसको रच रहा है, यानी जिसको बना रहा है, जो क्या है, कुछ ऐसे कथन उसमें लिखता है, अंतर्विष्ट करता है, जो क्या है, मिथ्या है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अगर मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की बात आती है तो तीन चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। पहला कहता है कि किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाना, दूसरा कि पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई एंट्री करना, और एंट्री कैसी करना, आपका फॉल्स एंट्री करना, यानी मिथ्या एंट्री करना। तीसरा चीज़ कहता है कि कोई ऐसा दस्तावेज ही रच देता है, यानी कि कोई ऐसा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ही बना देता है जिसमें मिथ्या कथन किए जा रहे हैं। अब तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसी मिथ्या प्रविष्टि को, या फिर ऐसे कथन को, कौन सा कथन, मिथ्या कथन को, अब ये कर क्यों रहा है, यानी कि परिस्थिति को अस्तित्व में क्यों ला रहा है, पुस्तक में प्रविष्टि क्यों कर रहा है मिथ्या, कोई दस्तावेज क्यों रच रहा है, ताकि ऐसी जो एंट्रीज हैं, ठीक है, ऐसी एंट्री है उसको क्या किया जा सके, उसको किसी न्यायिक कार्यवाही में, या फिर ऐसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष होती है उसके नाते, या फिर मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है। तीन चीज़ें हैं। पहला क्या कहता है, पहला तो आपका जो किसी परिस्थिति को या फिर मिथ्या प्रविष्टि को या मिथ्या कथन को, ऐसी परिस्थितियों को क्या करता है कि न्यायिक कार्रवाई में यूज करवाने के लिए, या फिर किसी ऐसी कार्रवाई जो लोक सेवक के समक्ष या मध्यस्थ के समक्ष की जाती है उसमें यूज करने के लिए, ताकि उसका क्या किया सके, साक्ष्य में दर्शित हो सके, यानी कि एज ए एविडेंस उसको पेश किया जा सके, एविडेंस के रूप में उसको दिखाया जा सके। अब ये दिखा क्यों रहा है, अब इस साक्ष्य में दर्शित इसलिए कर रहा है ताकि ऐसे साक्ष्य के माध्यम से क्या किया जा सके, जो कार्रवाई जिसके समक्ष की जा रही हो उस साक्ष्य के आधार पर कोई राय कायम करे। क्या करें, कोई राय कायम करें, कोई ओपिनियन बनाए। अगर जैसे मान लीजिए जज साहब के समक्ष आप क्या करते हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष या जज साहब के समक्ष आप ऐसे मिथ्या प्रविष्टि वगैरह करते हो या ऐसे साक्ष्य पेश करते हो, तो उस पर क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट या फिर जज हैं वो क्या करेगा, उस एविडेंस के आधार पर अपनी राय कायम करेगा, अब एक ओपिनियन बनाएगा, क्योंकि उसको फाइनली जो जजमेंट देना है तो उसी को देना है। तो राय किसके आधार पर बनाएगा, वो एविडेंसेस जो आएंगे उसके आधार पे। और आप अगर ऐसे साक्ष्य को पेश करते हो, गलत साक्ष्य को, तो उसके आधार पर अगर राय कायम करनी है
ठीक है, इसलिए आप क्या करते हो, वहाँ पे पेश कर देते हो और ऐसी कार्रवाई के परिणाम के तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाएं। अब मजिस्ट्रेट साहब या फिर जज साहब ने क्या किया, कोई गलत राय कायम कर ली उस एविडेंस के बिहाफ पे, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिथ्या साक्ष्य देने में क्या था कि आप वहाँ पे जाके बता रहे हो या कुछ दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या करते हो कि आप एक प्रकार से फैब्रिकेट कर रहे हो एविडेंस को, किसी परिस्थिति को अस्तित्व में ला रहे हो, किसी मिथ्या प्रविष्टि को कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, या फिर मिथ्या कथन वाली कोई ऐसी पुस्तक रच रहे हो, बना रहे हो, कोई दस्तावेज बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, फैब्रिकेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दृष्टांत में यहाँ पे कहता है कि का एक बॉक्स में जो या का है, यानी कि एक बॉक्स रखा हुआ है। अब ये बॉक्स किसका है, बॉक्स है जेड का। ठीक है, अब यहाँ पे ए नाम का बंदा आता है। ए क्या करता है कि उसके जो बॉक्स था, जेड का जो बॉक्स था, उसमें कुछ आभूषण रख देता है, कुछ ज्वेलरी रख देता है, ताकि जो जेड है वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाए। किस चीज़ के लिए, चोरी के लिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, एविडेंसेस को टेम्पर नहीं कर रहा है, गलत एविडेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एविडेंस बना रहा है एक प्रकार से। कैसे बना रहा है, इसमें कुछ आभूषण रख देता है ताकि जेड चेकिंग हो और वो चोरी के लिए पकड़ा जाए। तो इंटेंशन क्या है कि इसको चोरी के केस में फंसाने का। तो यहाँ पे या जो है वो चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, इसलिए क्या किया जा रहा है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जा रहा है। और कौन गढ़ रहा है मिथ्या साक्ष्य, ए गढ़ रहा है। वहीं दूसरी चीज़ आती है मिथ्या प्रविष्टि के बारे में। जब मैंने बात की तो उसका एग्जाम्पल है कि का ने अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए। यानी कि ए जो है एक शॉपकीपर है, एक यहाँ पे दुकान चलाता है। अब दुकान की जो हर दुकान की एक बही होती है, बही खाता जिसको बोलते हो ना, लेखा जोखा जिसमें रखा जाता है, जितने सामान आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, उधार दे रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी रखता है। अब यहाँ पे कुछ में ऐसी पुस्तक में क्या करता है, एक गलत एंट्री करता है। और गलत एंट्री करने का उसका इंटेंशन क्या है कि उसका ये न्यायालय में एविडेंस के रूप में यहाँ पे पेश किया जा सके, संपोषक साक्ष्य के रूप में, यानी सपोर्टिव एविडेंस के रूप में उसको काम में लाया जा सके। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से फैब्रिकेट कर रहा है, यहाँ पे एक प्रकार से एविडेंस को गढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है कि आपने क्या किया है, साक्ष्य को गढ़ा है। और कैसे साक्ष्य को, मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा है। अब यहाँ पे अब इसकी नेक्स्ट देखें, बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना क्या होता है। गढ़ना मतलब आप एक चीज़ एक प्रकार से बना रहे हो, और मिथ्या साक्ष्य देने का मतलब कि पहले हो चुका है, आप दे रहे हो। अब आप जानते हो या फिर आप गलत बता रहे हो, या आप नहीं जानते हो फिर भी आप बता रहे हो कि हाँ मैं जानता हूँ, ए ने खून किया है। ये क्या है, आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कब अपराध नहीं है। मैंने बताया कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना का मतलब कहाँ है, न्यायिक कार्रवाई में ताकि प्रयोग किया जा सके। अब कब अपराध नहीं होगा, जहां मिथ्या साक्ष्य न्यायिक कार्य में प्रयोग करने है तो नहीं गढ़ा गया। यानी कि आपने कोई एविडेंस मान ली फैब्रिकेट किया भी, लेकिन आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उसको एविडेंस के रूप में न्यायिक कार्यवाही में प्रयोग किया जाए, फिर भी तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि आपने कोई भी साक्ष्य नहीं गढ़ा है। अगर न्यायिक कार्यवाही में प्रयोग नहीं किया जाना है तब, अगर न्यायिक कार्यवाही में प्रयोग किया जाना है और आपने कोई ऐसे फैब्रिकेट किया है या फिर गढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपने अपराध किया है। लेकिन अगर न्यायिक कार्यवाही में प्रयोग नहीं होने वाला है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहता है कि जहाँ गढ़ा गया मिथ्या साक्ष्य न्यायिक कार्रवाई में अग्राह्य हो, यानी कि आपने जो एविडेंस फैब्रिकेट किए हैं, ठीक है, उस फैब्रिकेटेड एविडेंस का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे एडमिसिबल ही नहीं है। क्योंकि एविडेंस किस चीज़ का लिया जाता है, ऐसी चीज़ का लिया जाता है जो एडमिसिबल हो, जो रेलिवेंट हो। आपने सुना होगा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स एविडेंस में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जब तक एडमिसिबल ही नहीं होगा तो आपका फैब्रिकेशन काम का ही क्या है, बिना काम का हो गया। यानी कि फैब्रिकेट क्यों करोगे, आपका कुछ न कुछ इंटेंशन होगा। जब एडमिसिबल ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब का नहीं है, कोई अपराध नहीं कहलाएगा। उसके बाद तीसरा आता है जहाँ गढ़ा गया मिथ्या साक्ष्य ऐसे लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अन्वेषण का कोई अधिकारी नहीं। अब आपने एविडेंस क्या किया, यहाँ पे गढ़ तो दिया, लेकिन जिस पब्लिक सर्वेंट के पास पेश करना है उसको इन्वेस्टिगेशन का कोई आधार ही नहीं, कोई प्राधिकारी नहीं, अथॉराइज ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है उसको कि आप किसी भी अपराध को इन्वेस्टिगेट कर सके।
तो जिस अपराध के बारे में आप पेश कर रहे हो ना किसी लोक सेवक के साथ, अगर इन्वेस्टिगेट करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का उसको प्राधिकार नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि आपने कोई अपराध किया है। आगे का समझ में ये। उसके बाद अब यहाँ पे केस लॉ की बात करते हैं। तो केस लॉ एक देखिए तुकाराम का मामला था, 1862 का मामला है, बहुत पुराना केस है, इंग्लिश लॉ का केस है। तो तुकाराम का मामला, इसमें क्या बताया गया था कि अगर मिथ्या साक्ष्य का उस मामले में तथ्यपूर्ण होना चाहिए, मिथ्या साक्ष्य का उस मामले में तथ्यपूर्ण होना चाहिए आवश्यक है जिसमें वह किया गया है। यानी कि जिस अपराध के लिए, जिस मामले के लिए आप क्या कर रहे हो, तुम मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, आवश्यक होना है, उसका जो तत्व है आवश्यक होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आपने फैब्रिकेट किया है। उसके बाद आता है जाकिर हुसैन का मामला आता है, 1898 का मामला है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर जो आपने फैब्रिकेट किया है एविडेंस को, अगर वहाँ पे एडमिसिबल नहीं है तो आप कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अभी मैंने बताया कि अग्राह्य है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया जाकिर हुसैन के केस में कि अगर गढ़ा गया मिथ्या साक्ष्य न्यायिक कार्रवाई में ग्राह्य है, तभी यहाँ पे माना जाएगा कि आपने एविडेंस फैब्रिकेट किया है। आगे बात समझ में। तो ये है आपका मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अगर आप ये नहीं समझ में तो एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद अब देखिए, अब क्या बात आती है कि धारा 229 यानी कि सेक्शन 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड की बात करता है। यानी कि अगर कोई भी फॉल्स एविडेंस देता है, ठीक है, या फिर फैब्रिकेट करता है, तो यहाँ पर तो कोई जानबूझ कर मिथ्या साक्ष्य देगा। तो अगर 2 चीज़ें बताई गई हैं, पहला कि एक तो न्यायिक कार्यवाही में और दूसरा अन्य मामले में, ठीक है। तो अगर न्यायिक कार्रवाई में ऐसा अगर मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है तो वहाँ पर जो उस मिथ्या साक्ष्य देता है उसको 7 वर्ष तक की सज़ा होगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो जुर्माने की, इसमें जो हमारा भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें जुर्माने की बात की जाए तो जुर्माना बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। पहले तो कितना था, 100 रुपये था, 500 रुपये था, 250 रुपये था, 1000 था, इतना था। अब क्या कर दिया गया, इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के 10,000 रुपये तक कर दिया है यहाँ पे, और 7 वर्ष तक की सज़ा। वहीं अगर अन्य मामले की बात करें तो यहाँ पे 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, साथ ही साथ जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक होगा अन्य मामलों में, न्यायिक कार्यवाही में नहीं। न्यायिक कार्यवाही क्या होती है मैंने बता चुका हूँ, कई बार बताया है, ठीक है। यह है आपका मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। अब इसमें स्पष्टीकरण देखिए कि जो सेना न्यायालय होता है, पहला जो स्पष्टीकरण है वो कहता है कि अगर सेना न्यायालय के समक्ष ट्रायल होता है, जो आर्मी से रिलेटेड मामले होते हैं वो कौन कर देखता है, वो सेना न्यायालय देखती है, उनका अलग कोर्ट चलता है। तो उनके समक्ष अगर ट्रायल चल रही है तो ट्रायल जो चल रही है तो उसको क्या माना जाए, उसको भी न्यायिक कार्यवाही माना जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। भले ये नॉर्मल कोर्ट के समक्ष नहीं चलती फिर भी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। उसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है कि न्यायालय के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व, यानी कि जब मामला स्टार्ट होता है, कहाँ पे, कोर्ट में स्टार्ट होता है, न्यायालय में स्टार्ट होता है, उससे पहले जो भी अन्वेषण होता है वो भी क्या माना जाएगा, न्यायिक कार्रवाई का एक स्टेज माना जाएगा, न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम माना जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर पेश किया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, गलत एविडेंस दिया जाता है तो वहाँ पर भी दंड मिलेगा। वहाँ तीसरा आता है स्पष्टीकरण, कहता है कि न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट या न्यायालय के प्राधिकार द्वारा संचालित अन्वेषण कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई का प्रक्रम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि न्यायालय ने क्या किया है, माननीय न्यायालय ने क्या किया, किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट किस चीज़ के लिए किया है, ताकि आप जाओ उसका इन्वेस्टिगेशन कर सको। तो न्यायालय के प्राधिकार के अधीन ये संचालित हो रहा है ना अन्वेषण, तो जो ऐसा अन्वेषण अगर संचालित हो रहा है ना तो वो भी क्या है, एक न्यायिक कार्रवाई का स्टेज माना जाएगा, न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम माना जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप ऐसे एविडेंस देते हो या फिर ऐसे एविडेंस को फैब्रिकेट करते हो या गढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। आगे बात समझ में, ये हो गया। उसके बाद आता है धारा 194 जो इंडियन पिनल कोड का था, अब कहाँ पे आ गया है, धारा 230 में आ चुका है। धारा यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आप जो मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो या मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हो वो किस अपराध के लिए है, मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए है। यानी कि ऐसे अपराध के बारे में आप यहाँ पे फॉल्स एविडेंस दे रहे हो जिसमें मृत्यु दंड की पनिशमेंट दी गई है। अब जैसे हत्या है, हत्या के लिए अगर आप फैब्रिकेट कर रहे हो ताकि हत्या के लिए किसी को दंड दिया जा सके,
तो आप ऐसा अगर एविडेंस देते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि मृत्यु से दंडनीय अपराध में कितनी सज़ा मिलेगी, आजीवन कारावास हो सकता है या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास हो सकता है या और 50,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, यहाँ पे आजीवन कारावास होगा लेकिन साथ ही साथ 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कठिन कारावास होता है 10 वर्ष तक का, तो वहाँ पर भी इसके साथ जुर्माना लगाया जाएगा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना है। अगली बात समझ में। अब यहाँ पे जैसे ही आपने क्या किया, फॉल्स एविडेंस दिया, मिथ्या साक्ष्य आपने दिया, गलत एविडेंस दे दिया और उस गलत एविडेंस के बिहाफ पे क्या किया गया, किसी निर्दोष व्यक्ति को क्या हुआ कि वहाँ मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, और मृत्युदंड देने के बाद उसको क्या हुआ, फांसी पे चढ़ा दिया गया। यानी कि सजा तो सुनाई, दोष सिद्ध किया गया और उसे क्या किया गया, निष्पादित भी कर दिया गया। तो आपको यानी कि जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया है उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अगर मृत्युदंड से दंडित नहीं किया जाता तो यहाँ पे उपधारा 1 में जो दंड बताया कि उस दंड से, यानी कि ये वाला दंड, आजीवन कारावास, कठिन कारावास 10 वर्ष या 50,000 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर किसी आपके गलत एविडेंस के वजह से अगर किसी को सजा हो गई, यानी कि फांसी हो गई उसको, तो वहाँ पे आपको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा उसी दंड से। या फिर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे उपधारा 1 के अनुसार दंड दिया जाएगा। ये तो बात होगी कि अगर अपराध मृत्युदंड से दंड नहीं था। अगर मान लीजिए अपराध जो है आजीवन कारावास या कारावास से दंड नहीं है और आपने क्या किया है कि आपने इसलिए एविडेंस दिया है ताकि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास करवाया जा सके या फिर कारावास से दंडित करवाया जा सके, और आप क्या करते हो, मिथ्या साक्ष्य देते हो, गढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो कोई इस आशय से या संभाव्य जानते हुए कि एतद द्वारा किसी व्यक्ति को, अब यहाँ पे जिस चीज़ को जितना समझाना चाहिए मैं उतना समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा बेरेक्ट पढ़ रहा हूँ, बेरेक्ट भी बता रहा हूँ, बेरेक्ट के बाहर का भी बता रहा हूँ, केस लॉ भी ला रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे IPC से भी कंपेयर करता चल रहा हूँ कि कौन सी धारा कहाँ पे थी और कहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, ये कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय ना हो किंतु आजीवन कारावास के साथ, यानी कि यहाँ पे मृत्युदंड को छोड़ दिया गया है, मृत्युदंड को छोड़ दिया गया है और 7 वर्ष से कम वाले मामले को छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बचता है, बचता है आपका 7 वर्ष से अधिक का मामला और साथ ही साथ या फिर आजीवन कारावास तक का मामला, 7 वर्ष से अधिक और आजीवन कारावास तक। मृत्युदंड नहीं है यहाँ पे, मृत्युदंड को ऊपर हम पनिशमेंट बनाया गया धारा 230 में। अब 231 क्या बात करता है कि 7 वर्ष से अधिक कारावास है जिस अपराध के लिए, और या फिर आजीवन कारावास तक है, वहाँ पे अगर आप गलत एविडेंस देते हो, गलत साक्ष्य देते हो, तो वहाँ पे अगर दोष सिद्ध कराया किया जाता है तो आपको कितना सज़ा मिलेगी, उसी अपराध से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता। अर्थात आपने क्या किया था, आपने मान लीजिए किया था चोरी, ठीक है, घर के अंदर हथियार लेके घुसे और चोरी करने के लिए घुसे। ऐसा मान ले आपने क्या किया, फैब्रिकेट किया कि ए नाम का बंदा आया, हथियार लेके आया और चोरी करने के लिए घुसा और एक को गोली चलाई भी। अगर आप ऐसा गलत बताते हो और ऐसा 7 वर्ष से अधिक दंड से दंड नहीं है ना, तो आपको भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा, चोरी वाले उस मामले से। उसके बाद धारा 232, धारा 195A था, 195A क्या कहता है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। अगर आपको कोई भी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाता है कि आप जाके गलत साक्ष्य दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे शरीर को, ख्याति को, तुम्हारी संपत्ति को, या फिर तुमसे रिलेटेड कोई ऐसा व्यक्ति, तुमसे कोई हितबद्ध व्यक्ति है, उसको क्या करूँगा, उसके शरीर को या इसको ख्याति को क्या करूँगा, हानि पहुँचाऊँगा, उसको क्षतिकारित करूँगा। मैंने अगर आपको ऐसा धमकी दिया तो मुझे कितनी सज़ा मिलेगी, 7 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा कहता है कि यदि निर्दोष मिथ्या साक्ष्य से मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एविडेंस दिया गया है, ऐसा धमकी दी गई है तो 7 वर्ष तक का। लेकिन अगर ऐसे धमकी के कारण मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है, ठीक है, और उस मिथ्या साक्ष्य के कारण किसी को दोषित कर दिया जाता है, दंडाधिष्ट कर दिया जाता है, किससे, मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित कर दिया जाता है, तो आपको उसी सीमा तक दंडित किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया गया। यानी कि निर्दोष व्यक्ति को जिस मात्रा में दंडित किया गया है, जिस दंड से दंडित किया गया है, उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिसने धमकी दी है।
अब आपने पढ़ा होगा जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद पढ़ा है, जहाँ पे आपको अपराध कर भी देते हो तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो इसी तरह का आपको धमकाने से रिलेटेड एक धारा है, धारा 32 BNS की। आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 94 था। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जनरल एक्सेप्शन यहाँ पे सेक्शन 32 में इस वाले कर दिया गया। इसकी हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या कहता है, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। धमकी यहाँ पर भी आ रही है, इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी धमकी देता है, धमकियों के माध्यम से आपसे कोई कार्य करवाता है, तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, इस अपवाद का भी अपवाद है। अपवाद का अपवाद क्या है कि अगर कोई भी आपको किसी की मृत्यु कारित करने के लिए धमकाता है, या फिर किसी की हत्या से दंडनीय अपराध, मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए या फिर हत्या करने के लिए कहता है, तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर करोगे तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, आपको भी यहाँ पे छूट नहीं मिलने वाली इसमें, ठीक है। यह आपका धारा 32 इसके साथ ऐड करके पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सेक्शन भी याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है धारा 233। धारा 233 क्या कहता है कि उस साक्ष्य का काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। आपको पता है कि जिस एविडेंस को आप पेश कर रहे हो, जिस साक्ष्य को आप न्यायालय के समक्ष या न्यायिक कार्रवाई में पेश कर रहे हो, वो कैसा है, वो गलत है, मिथ्या है, फॉल्स है। फिर भी अगर आप पेश करते हो तो आपको ऐसे दंडित किया जाएगा कि मानो उसी ने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि आपने ही मिथ्या साक्ष्य दिया है, गढ़ा है। अगर आप ऐसे साक्ष्यों की जानते हुए भी क्या यूज में लाते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 238, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, जैसे अपराध होता है तो अपराध को कई व्यक्ति क्या करते हैं, छिपाते हैं, अब या फिर छिपाने में सहायता करते हैं ताकि जिसने अपराध किया है उसको सज़ा ना मिल सके। अब जैसे ए है, एक फ्रेंड है, एक बहुत अच्छा दोस्त है बी ने क्या किया, जाके सी का यहाँ पे मर्डर किया। अब बी को यहाँ पे पुलिस ना पकड़े, ए क्या कर रहा है, ए बचाना चाहता है, तो ए ने क्या किया, या तो इसको संशय देगा या फिर बी के साथ मिलकर जो इसके साथ जो मर्डर किया है, इसको लाश को छुपाने में या फिर अन्य तरह से सबूत मिटाने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ करता है तो इसको ए को पनिशमेंट मिलेगी, कहाँ पे, धारा 238 में मिलेगी। ये क्या कर रहा है, एविडेंस के साथ टेम्पर का, ये साक्ष्य का क्या कर रहा है, विलोपन कर रहा है। तो यहाँ पर ए को भी क्या हो जाएगा, ए को भी यहाँ पे सजा मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये कहता है कि कोई अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, यानी कि अगर कोई अपराध हुआ है उसका साक्ष्य जो एविडेंसेस हैं उसका क्या कर रहा है, विलोप करना, इस आशय से कारित करेगा। यानी विलोप किस चीज़ के लिए कर रहा है, ताकि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित किया जा सके या फिर बचाया जा सके। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ए जो है उसका बहुत अच्छा दोस्त है, बी ने क्या किया, मर्डर कर दिया, तो और बी को बचाने के लिए वो क्या करता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करता है, एविडेंस को यहाँ पे डिसअपीयर करता है और उसको बचाने के लिए हो सकता है उसको संशय भी देता है। या फिर मान लीजिए बी जैसे मर्डर तो किया था, ए ने देखा, ठीक है। अब ए क्या करता है, ए गलत जानकारी देता है, पुलिस को गलत जानकारी देता है कि एक डी नाम का बंदा आया था और इसको मार के चला गया, किसको, सी को। तो ये क्या कर रहा है, एक मिथ्या जानकारी दे रहा है। अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो यहाँ पे अब पनिशमेंट कितनी मिलेगी। यदि मान लीजिए जो अपराध हुआ है, अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है ना, तो उस अपराध का अगर यहाँ पे सबूत को छिपाया जाता है, सबूत के साथ छेड़छाड़ की जाती है या गलत जानकारी दी जाती है ऐसे अपराध के बारे में, तो यहाँ पे 7 वर्ष तक की पनिशमेंट मिलेगी और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। वहीं अगर अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय है, यानी ऐसा अपराध किया गया है जो आजीवन कारावास तक उसमें दंड है या फिर 10 वर्ष से अधिक का दंड दिया गया है, तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी, आपको 3 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी, साथ ही जुर्माने से। आपको मतलब जो भी यहाँ पे एविडेंस को हटाएगा, एविडेंस को छुपाएगा, विलोप करेगा साक्ष्य का, उसको सज़ा मिलेगी। आपको मतलब यहाँ पे, आपको नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा यहाँ पे पनिशमेंट आता है कि यदि अपराध 10 वर्ष से कम से दंडनीय है, यानी कि कम का अपराध, 10 वर्ष से कम का अपराध है, तो वहाँ पर उस अपराध का दीर्घतम अवधि का 1/4 भाग
कितना, 1/4 भाग से दंडित किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए जिसमें 6 वर्ष की सज़ा थी, ठीक है, अब यहाँ पे 6 वर्ष की सज़ा थी, इसका 1/4 निकाला जाएगा, ठीक है, तो 6 यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, इसको काट पीट के निकालो तो आ जाएगा, जितना आएगा उसमें दंडित किया जाएगा और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट धारा 241। धारा 241 क्या कहते हैं, साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए नाम का बंदा है, इसके पास कुछ एविडेंस है, कुछ दस्तावेज हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। अब इसको क्या किया गया, या तो न्यायिक कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष यहाँ पे कोई उस दस्तावेज को पेश करने के लिए समन भेजा गया है, या फिर लोक सेवक है, लोक सेवक ने क्या किया, अपेक्षित किया है कि ये जो है उस दस्तावेज को या उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को लाके पेश करेगा। अब जैसे ही ए को पता चला तो वहाँ पे ए ने क्या किया, उस एविडेंस को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इस तरह से बनाएगा कि ताकि वो पढ़ने में ना आ सके, पढ़ाई ना जा सके। तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 3 वर्ष तक की या फिर 5,000 रुपये तक का जुर्माना। यहाँ पे क्या है, या तो उसको समन भेजा गया, सम्मानित किया गया हो, या फिर अपेक्षित किया गया हो कि आप आओगे उस दस्तावेज को पेश करोगे। समन कौन भेजता है, समन भेजने की पावर किसके पास है, न्यायालय के पास है। अपेक्षा कौन करता है, पुलिस वाले करते हैं कि आपको भेज देते हैं एक लिख के कि आप यहाँ पे आएंगे, उस दस्तावेज लेके आएंगे, पेश करेंगे, दिखाएंगे, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे 3 वर्ष तक की सज़ा है, साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना। अब यहाँ पे देखिए धारा 248, अब ये धारा 211 में था, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था MPCJ 2013 में। किसमें, MPCJ 2013 में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसकी हेडिंग याद रखिएगा। क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना। अब आप एक ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखो कि आप क्या करते हो, ये जो है बी के नाम पे एक फर्जी FIR दर्ज करवाता है, फर्जी FIR। बी ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ए जाता है बी के खिलाफ एक मामला संचित करवाता है, या हो सकता है मान लीजिए मानहानि के मामला फाइल करवाता है, लेकिन एक बी ने कोई मानहानि नहीं की है, फिर भी फर्जी तरीके से इसने क्या किया है, बी के खिलाफ एक दंडिक कार्रवाई संचित करता है या करवाएगा, यह मिथ्या आरोप लगवाता है। तो वहाँ पर इसको पनिशमेंट है। यहाँ पे ये आरोप क्यों लगवा रहा है, ताकि बी को क्षति हो, नुकसान हो, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगवाता है। तो जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, यानी कि जिसने FIR दर्ज करी उसको पता है कि कोई भी न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार है ही नहीं उसके खिलाफ मामला संचित करवाने के लिए, फिर भी उसने क्या किया, क्षति करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडिक कार्रवाई संचित करता है या फिर दंडिक कार्रवाई संचित करवाता है या उस पर मिथ्या आरोप लगाता है, तो उसने ऐसा अपराध किया है। और ऐसा अपराध जो भी व्यक्ति करता है उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 2 तरह की सज़ा है। पहला कहता है कि 5 वर्ष तक हुई सज़ा या फिर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे जो जुर्माने के प्रावधान में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है, पनिशमेंट में भी चेंजेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपये तो था ही नहीं, सिर्फ जुर्माने की बात थी, तो इसको 2 लाख रुपए कर दिया। अब वहीं अगर बात करें कि यदि मान लीजिए अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, यानी कि ऐसे अपराध का क्या कर रहा है, दंडिक कार्रवाई संचित करवा रहा है किसी व्यक्ति को फर्जी तरीके से, जिसमें सज़ा कितनी है, या तो मृत्यु दंड होगा या आजीवन कारावास होगा या 10 वर्ष से अधिक का दंड है। तो वहाँ पर उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 10 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये हो गया आपका क्षति करने की आशय से। अगर आप फर्जी FIR की बात आती है तो यहाँ पे 211 लगेगा। अब बात आती है अपराधी को संश्रय देने की, कि आपने क्या किया, अपराधी को संश्रय दे रहे हो। जब अपराध हो चुका है और आप जानते हो कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उस अपराध जो किया है उसको छुपाने के लिए क्या करते हो, दंड से बचाने के लिए उस अपराधी को क्या कर संश्रय देते हो। अगर आप ऐसे संश्रय देते हो तो यदि अपराध मृत्यु दंड से दंड नहीं है तो आपको 5 वर्ष तक की सज़ा होगी साथ साथ जुर्माने से। यदि अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के दंड नहीं है तो 3 वर्ष तक के और साथ साथ जुर्माने से। यदि मान लीजिए अपराध क्या है, 1 वर्ष तक के मामले से दंड नहीं है, दंड नहीं है, तो उस अपराध का दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग से दंडित किया जाएगा। यानी जो अपराध किया गया है उसका दीर्घतम अवधि जो भी होगा उस अवधि से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा आपको। आगे आसान में ये है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
अभिरक्षा से निकल भाग रहे, यानी अभी तक तो उसने क्या किया, अपराध किया था और वहाँ पे पकड़ा नहीं गया था। अब यहाँ पे पकड़ा तो गया, अपराधी जो है अपराध तो किया और साथ ही साथ पकड़ा भी गया, पुलिस वालों ने पकड़ा। अब उसके बाद क्या कर दिया गया, वो अभिरक्षा से निकल भागा, यानी भाग गया अभिरक्षा से, पुलिस वालों की कैद से छोड़ के भाग गया। अब वहाँ पे उसको पकड़ने का आदेश भी दिया जा चुका है। अब जिस व्यक्ति को जो अभिरक्षा से भागा हो, निकल भागा हो, उसने अपराध किया है और उसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, और उस व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति संश्रय देता है, संश्रय का मतलब क्या होता है, संश्रय का मतलब कि अपने घर में पनाह देना, उसको आने जाने का सुविधा प्रदान करवाना, ठीक है, गलत तरीके से। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है, अब एक चीज़ और बताइए, संश्रय की परिभाषा कहाँ पे बताई गई है हमारे भारतीय न्याय संहिता में, कहाँ पे बताई गई है? मैंने पढ़ाया था डेफिनेशन क्लॉज में। तो ये संशय की परिभाषा कहाँ बताई गई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब मान लीजिए ऐसे अपराधी जो अभिरक्षा से निकल भागा है और उसने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु दंड से दंडनीय है। कैसे? मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो वहाँ पर 7 वर्ष तक की पनिशमेंट मिलेगी, साथ साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि मान लीजिए अपराध जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय, 10 वर्ष तक के कारावास से, अधिक नहीं तक के, तो यहाँ पर 3 वर्ष और जुर्माना। यदि अपराध 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो उस अपराध का दीर्घतम अवधि का 1/4 भाग, यानी कि जो अपराध हुआ है उसका 1/4 भाग से दंडित किया जाएगा, और साथ साथ जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है लुटेरों को संश्रय देना या डाकुओं को संश्रय देना, तो उसके लिए यहाँ पे कठिन कारावास है 7 वर्ष तक और जुर्माने से। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए, यानी धारा 267, पहले कहाँ पे था, धारा 228 में था, अब कहाँ कर दिया, धारा 267 में कर दिया। न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का आशय अपमान एवं उसके कार्य में विघ्न, यानी कि न्यायिक कार्यवाही कर रहे कुछ पब्लिक सर्वेंट हैं और उनके ऊपर क्या करते हो आप, विघ्न डालते हो, उनके कार्य में विघ्न डालते हो, उनको काम नहीं करने देते हो, आशय अपमान करते हो, तो आपको 6 महीने तक की सज़ा होगी या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों दंडित किया जाएगा। अब इस चैप्टर 14 का लास्ट सेक्शन है धारा 269, यानी 269। अब पहले कहाँ पे था, 229 में था। ये कहता है कि जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। अब आपको क्या किया गया है, आपने अपराध किया, अपराध करने के बाद आपने जमानत पेश की, जमानत पत्र पेश किया, आवेदन पेश किया और उसमें आपको जमानत दे दिया गया, यानी जमानत मुचलके पे छोड़ा गया होगा या फिर बंद पत्र पर छोड़ा गया होगा, आपको छोड़ा गया, ठीक है। अब वहाँ पे एक कंडीशन लगाई जाती है, कंडीशन क्या लगाई जाती है कि जब भी आपको पुकार होगी, यानी जब भी आपको बुलाया जाएगा, आपको उपस्थित रहना है न्यायालय के समक्ष या फिर लोक सेवक के समक्ष, जहाँ भी बुलाया जाएगा आप उपस्थित रहेंगे उस मामले से संबंधित। और अगर आप बुलाने पर नहीं आते हैं तो आपको कितनी सज़ा होगी, 1 वर्ष तक की सज़ा होगी या फिर जुर्माने से, दोनों से। यानी कि आपको जो अपराध आपने किया है उस अपराध के लिए सज़ा तो होगी ही, उसके अतिरिक्त 1 वर्ष की सज़ा होगी आपको। अगर जमानत पर छोड़ा गया है और आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो हाजिर नहीं होते तब। ये है आपका चैप्टर 14। और अगला लेक्चर हम देखेंगे चैप्टर 15 के बारे में। तो बने रहेंगे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है।